हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो आज हमारा नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर आया हूं आपके लिए। आपकी जो वीडियो सीरीज चल रही है, लेक्चर सीरीज जो चल रही है, जिसमें कि हम इंपॉर्टेंट जीके जीएस कर रहे हैं। क्वेश्चन सीरीज बाय जीएस राय, और आपके जितने भी एग्जाम्स हैं इनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। काफी स्टूडेंट्स को हेल्प भी मिल रही है। आपके पॉजिटिव कमेंट पढ़ के काफी अच्छा लगता है। और भी किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, वहां पर जाकर भी हम आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और उससे पहले अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट का जो है अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा। या फिर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर वीडियो पब्लिश होते ही साथ के साथ इसका लिंक शेयर कर दिया जाता है, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और हमेशा की तरह देखिए, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। इस साइड इंग्लिश में है, इस साइड हिंदी में। मैं हिंदी में करवा रहा हूँ, तो जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो खुद से यहाँ पर पढ़ सकता है। क्वेश्चन सारे इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं, आंसर भी आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं दोनों मीडियम इकट्ठे पढ़ाने लग जाऊँ तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए जो है एक ही मीडियम में करवाए जाते हैं। फिर भी अगर हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर हमें इंग्लिश मीडियम में करवा दो, हमें हिंदी मीडियम में समझ नहीं आ रहा। चलिए शुरू करते हैं। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया ये। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह किसका विचार था? ऑप्शन देखिए, अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हेरोडोट्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में और इंपॉर्टेंट जानकारी देख लीजिए यहाँ पर। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। तो ये सेल्यूकस निकेटर द्वारा यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज। और उसने एक इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की। याद रखेंगे आप लोग, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? ऑप्शन देखिए यहाँ पर आप लोग। दिनार, ड्रम, रूपक और सुवर्ण। सही विकल्प चुनिए। नीचे जो है विकल्प दिए गए हैं, तो आप लोग क्या किया कीजिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, साथ साथ खुद का देखा कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो आपको चारों को सारे 25 के 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग 25 नीचे कमेंट कर दिया करो। अगर आपको 25 के 25 नहीं आते, जितने आपके मार्क्स बने, मान लो किसी को 10 आते हैं, किसी को 15 आते हैं, किसी को 18 क्वेश्चन आते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जिसको 25 में से 25 क्वेश्चन भी आते हो, तो अपना जो है स्कोर जरूर कमेंट किया करो। इससे क्या है, हमें थोड़ा-सा ये रहता है कि हाँ, ये बच्चा रेगुलर देख रहा है और इसमें इसकी परफॉर्मेंस में जो है सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी है वो हमारे मतलब आप टच में रहेंगे। तो ध्यान रखना इस बात का, जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो देखिए, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? दिनार, ड्रम, रूपक, सुवर्ण। सही विकल्प चुनिए। केवल 4, केवल 1 और 3, 1 और 4। गुप्त राजाओं ने एक तो दिनार चलाया था और दूसरा सुवर्ण। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन कौन सा सही है? डी, 1 और 4। गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे। दिनार, जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया गया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्त राजाओं ने दिनार सिक्के चलवाए थे, वो किसकी नकल से चलवाए गए थे? रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाए गए थे। और स्वर्ण मतलब गोल्ड के सिक्के, सोने के सिक्के चलवाए गए थे। सोने और चांदी के शुद्ध सिक्के वो भारतीय सिक्के थे। ठीक है, याद रहेगा आपको। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पद किसने जीता था? बहुत बार पूछा गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट पे रिपीट होता जा रहा है ये क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पद किसने जीता? ध्यानचंद, केडी यादव, मिल्खा सिंह, या फिर हरीश चंद्र बिरजदार। तो राइट आंसर क्या है? केडी यादव। केडी यादव ने 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीता था। ये भी पूछा गया एक एग्जाम में कि केडी यादव ने फर्स्ट टाइम जो है मेडल जीता था ओलंपिक में, वो किस खेल से संबंधित थे? तो वो रेसलिंग से संबंधित थे। ये आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन आम की किस्म नहीं है? तो यहाँ पर जो कुछ वैरायटीज दी गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आम की किस्म नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये देखिए, बंगाना पल्ले, अल्फांजो, अल्फांजो आम है आपको पता है, बंगाना पल्ले आम है ये भी आपको पता है, सिंधुरा भी आम है, लेकिन लाल ढाका ये आम की किस्म नहीं है, ये बनाना की किस्म है। तो इसमें नहीं पूछा गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। लाल ढाका लाल बैंगनी तपचा के साथ केले की एक किस्म है, अन्य भारत में पाए जाने वाले आम की किस्म है। तो बाकी जो है भारत के अंदर पाई जाने वाली आम की किस्में हैं, याद रख लो। बंगाना पल्ले,
अल्फांसो और सिंधुरा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो कि चिश्त कस्बे से शुरू हुआ। अब देखिए यहाँ पर, जो चिश्ती सिलसिला है ये एक सूफी सिलसिला है जो कि चिश्त कस्बे से शुरू हुआ। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या सऊदी अरब। तो इसमें सही उत्तर क्या है? ये चिश्त कस्बा कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान के अंदर है। चिश्त कस्बा अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में है, हेरात प्रांत में। इसकी स्थापना 930 ईस्वी में अबू इशाक शमी ने की थी। पश्चिमी एशिया से लौटने से पहले उन्होंने स्थानीय अमीर अब अहमद अब्दल के बेटे को प्रशिक्षित और नियुक्त किया था, जिनके नेतृत्व में चिश्तिया क्षेत्रीय रहस्यमय आदेश के रूप में विकसित हुआ। तो हेरात प्रांत याद रखिए और अफगानिस्तान आप लोग जो है याद रखिए। इससे पहले मैंने जो है आपसे अफगानिस्तान से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए वो कौन सा क्वेश्चन था कि अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती थी। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लास्ट जो है लेक्चर हमारा था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि अफगानिस्तान के अंदर किस चीज की खेती सबसे ज्यादा होती है। नियर अबाउट 75% खेती जो है अफगानिस्तान में होती है, किस चीज की बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो पूछा जाता है, इसलिए मैं फिर से आपको याद करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? द्वितीय बुद्ध, सेकंड बुद्धा किसे कहा जाता है? पद्म संभव, मैत्रेय, अवलोकितेश्वर या फिर अशुभ घोष। राइट आंसर क्या है? पद्म संभव। तो डायरेक्ट याद रखेंगे द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है। बुद्ध के बारे में तो आप लोग जानते हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है, तो पद्म संभव को द्वितीय बुद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? ऑप्शन देखिए, लीचिंग, अपरदन, उपजाऊ नदी सिल्ट के निक्षेप के कारण या आग्नेय चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय के कारण। तो अगर आपको मान लो क्वेश्चन हिंदी में नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को पॉज कर लो। पॉज करने के बाद वीडियो को यहाँ पर जो पॉज करके वीडियो को ये इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लिया करो ताकि आपको सही हो जाए, उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम कर लिया करो। तो लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? लीचिंग से। अब लीचिंग पूछा गया है, अब आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि लीचिंग क्या है, तो लीचिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो लीचिंग प्रक्रिया में नदियां अपने साथ उपजाऊ मृदा बहाकर ले जाती हैं और समतल मैदानों में मृदा का निक्षेप कर देती हैं, वहां पर उनको छोड़ देती हैं। जहां पर जो है समतल मैदान मतलब फ्लैट प्लेन्स होते हैं, वहां पर जो मिट्टी को छोड़ देते हैं, डिपॉजिट द सॉइल। ठीक, याद रहेगा कि लीचिंग क्या है। लीचिंग यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज लीचिंग, और वहां पर ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शंस। तो देख सकते हैं कि लीचिंग प्रक्रिया में, इन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग rivers carry fertile soil with them and deposit the soil in the flat plains। ओके, ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। निम्नलिखित निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। यहाँ पर 3 चीजें दी गई हैं, मोरेन, ग्लेशियल निक्षेप, बर्चन पवन निक्षेप और डेल्टा फ्लूवियल निक्षेप। यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर पूछा गया, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिपोजिटरी एक्टिविटीज। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, ये एक्टिविटीज का नाम है और ये उस जगह का नाम है कि इस तरह की एक्टिविटीज होती है नहीं। तो मोरेन जो है वो जो ग्लेशियल डिपॉजिट है, ग्लेशियल डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? मोरेन। बर्चन किसको बोलते हैं? पवन निक्षेप को या विंड डिपॉजिट को बर्चन कहते हैं। डेल्टा किसको कहते हैं? फ्लूवियल डिपॉजिट को। मतलब तीनों ये बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? डी। तो तीनों ये एक सही दिए गए, यहाँ पर कुछ और दिया होता तो शायद गलत हो जाता, तो आप इसको याद रखेंगे। उपरोक्त दिए गए सभी निक्षेप व उनके उसके प्रकार बिल्कुल सही हैं। मोरेन निक्षेप का निर्माण ग्लेशियर क्षेत्रों में होता है, याद रखना मोरेन कहाँ पर होता है? ग्लेशियर। पीछे पढ़ के आए हैं। बर्चिन कहाँ पर होता है? पवनों के कारण। और डेल्टा कहाँ होता है? नदियों के कारण। तीनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, मोरेन ग्लेशियल, ग्लेशियर के अंदर यहाँ पर, और बर्चन विंड के कारण, और डेल्टा जो है फ्लूवियल डिपॉजिट के कारण, नदियों के कारण। क्वेश्चन पर चलते हैं, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो मुस्लिम्स के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखिए, कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1917। सही उत्तर क्या है? लखनऊ अधिवेशन 1916। तो 1916 में कांग्रेस मुसलमानों के लिए अलग से मतदाता दल के लिए प्रावधान किए गए थे। देखिए यहाँ पर
1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़े, गर्म दल और नरम दल, जिसको कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता है, को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, क्योंकि अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1916 के अंदर, तो अंबिका प्रसाद मजूमदार, याद रहेगा। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? स्टूडेंट्स क्या करते हैं, काफी हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये जो बेसिक सा क्वेश्चन है ये उनके ध्यान में नहीं आता, ये उनके निकल जाता है कि यार इतना इजी क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। लेकिन एग्जाम में जाके डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई। ऑप्शन देखिए, कोची, चिंसुरा, सूरत या फिर चेन्नई। तो कहां पर की गई थी? कोच्चि के अंदर। किनके द्वारा की गई थी? तो पहली बस्ती पोर्टुगीज के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी, और कौन सी यूरोपीय थी? पोर्टुगीज। यह जल से घिरा हुआ स्थान था, यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित था, तो साउथ वेस्ट में था कोची के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब। इजी क्वेश्चन है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम याद रखना जम्मू कश्मीर के अंदर है। एनवायरमेंट में मैं आपको अलग से क्वेश्चंस करवाऊंगा एनवायरमेंट के, वहां पर आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नेशनल पार्क, कोई सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, सारी चीजें, इंपॉर्टेंट झीलें और सारी चीजें आपको मैं अच्छे से करवाऊंगा एनवायरमेंट की अलग से वीडियोस, क्वेश्चन सीरीज में अलग से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। इसका मुख्य जानवर बारहसिंगा है। तो बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है? दाचीगाम में। कहाँ पर? श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? समताप मंडल में जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, पहला क्वेश्चन तो यहीं पर है कि ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। ओके, तो ओजोन गैस की जो मोटाई है वो किस इकाई में नापी जाती है? सीवर्ट्स में, डॉब्सन यूनिट में, मेल्सन यूनिट में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉब्सन यूनिट में इसकी जो है इकाई मापी जाती है, किसकी? ओजोन गैस की। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है। तो अगर कोई बच्चा जिसने वो वीडियो देखी, अगर ये लेक्चर देख रहा है, तो प्लीज कमेंट कीजिए कि ओजोन डे कब मनाया जाता है। अगर वो स्टूडेंट नहीं देख रहे, कोई नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो अगर आपको पता है ओजोन डे कब मनाया जाता है, ठीक है, नहीं पता तो गूगल पे इसका आंसर सर्च कर दीजिए, गूगल करके इसके आंसर को ढूंढ के कमेंट कर दीजिए, या फिर नहीं कमेंट कमेंट करना मत कमेंट कीजिए, लेकिन खुद से याद रख लीजिए ओजोन डे, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फर्बे और हेनरी बिस्सोन ने की थी। इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक जीएमबी डॉब्सन ने किया था। उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया था। क्या चीज, किससे ये इसकी मोटाई नापी थी? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उन्हीं के नाप पर ओजोन की मोटाई डॉब्सन इकाई में नापी जाती है। तो इनके नाम पर ही ये जो है, जीएमबी डॉब्सन के नाम पर ही इसकी इकाई है, डॉब्सन इकाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए, द लिस्ट ऑफ कंट्रीज एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज बेस्ड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम विच सोर्स। मतलब यहाँ पर सोर्स पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस किस चीज से उत्सर्जन होता है, जिसके लिए देशों को उस सूची में रखा जाता है। मतलब एक लिस्ट तैयार की जाती है कि कौन सा देश कितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये लिस्ट बनाने के लिए जो है, कार्बन अब मेजर करते हैं ना भी कार्बन किस किस चीज से एमिट हो रहा है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें यूज की जाती हैं। तो पहला, जीवाश्म ईंधन का जलना, बिल्कुल फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग काउंट की जाती है कि कितनी फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है किसी कंट्री में। उस कंट्री में सीमेंट इंडस्ट्री कितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है। तो राइट आंसर क्या है? उपरोक्त दोनों। सही उत्तर क्या है? सी। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिटिंग, अगर मान लीजिए कोई कंट्रीज है, उनकी लिस्ट तैयार करनी है, तो ये दोनों चीजों का उस कंट्री में देखा जाएगा। यूएसए में कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, किससे? जीवाश्म ईंधन से, मतलब फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से, सीमेंट इंडस्ट्री से। भारत के अंदर कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है जीवाश्म ईंधन से, सीमेंट के बनने से। बाकी चीज इसमें काउंट नहीं होती, ध्यान रखेंगे इस चीज का।
यही चीज इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? तो कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? देखिए, सोने के, चांदी के, तांबे के। ऑप्शन दिए गए हैं। तो कुषाणों ने क्या किया था? सोने के सिक्के भी चलवाए थे, चांदी के सिक्के भी चलवाए थे और तांबे के सिक्के भी चलवाए थे। तो मतलब कुषाणों ने सभी तरह के सिक्के चलवाए थे। और कुषाणों को और क्या बोला जाता था? तुषारी लोग बोला जाता था। कुषाणों का दूसरा नाम क्या था? तुषारी लोग। नेक्स्ट देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? लास्ट मौर्यन एम्परर कौन था? अशोक, बृहद्रथ, संप्रति या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या है? बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो है लास्ट मौर्यन एम्परर थे। और बृहद्रथ के जो उसके सेनापति थे, पुष्यमित्र शुंग ने उसकी जो है हत्या कर दी थी। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था और जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था और शुंग राज्य की स्थापना कर दी थी। मौर्य राज्य के बाद शुंग वंश की स्थापना की गई थी, शुंग राज्य की स्थापना हुई थी। तो उसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। तो याद रहेगा आप सबको ये सब चीजें। उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? तो कौन सी ये विंड्स की बात की जा रही है? नॉर्थ वेस्ट विंड्स की, नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स की। उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, थार मरुस्थल में तूफान या हिमालय में तेज हवाओं का चलना। तो देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स के कारण जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बड़ा अच्छे से बताया था कि नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स के कारण क्या होता है? चेन्नई में सर्द ऋतु में भी बारिश होती है, चेन्नई के अंदर शीत ऋतु में भी बारिश होती है। किसके कारण? नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स के कारण। या फिर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेन्नई के तट में सर्दियों के अंदर बारिश होती है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है? उत्तर पश्चिमी पवने। उत्तर पश्चिमी पवने। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों तरह से पूछा जाता है एग्जाम में। यूपीएससी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था और ये और भी बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। सेम क्वेश्चन को 2-3 बार पूछा गया। तो यही लिखा गया यहाँ पर कि चेन्नई में शीतकालीन में वर्षा, उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण यहाँ पर होती है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या फिर ओडिशा? तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है? गुजरात। याद रखेंगे। देख लीजिए यहाँ पर, भारत में प्रति वर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। तो नमक उत्पादक देश कितने नंबर का है? तीसरा। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। तो ये 4 राज्य हैं जो प्रमुख हैं। अगर आपको कोई कह दे कि पंजाब में नमक होता है तो भाई ये मानने वाली बात नहीं है। पंजाब में नमक पैदा नहीं होता क्योंकि वहां पर समुद्र ही नहीं है। तो नमक कहाँ से बनेगा? हरियाणा में नमक कहाँ से बनेगा? उड़ीसा में गंजम, पुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी या फिर मालप्रभा नदी? तो जो अलमट्टी बांध है वो कौन सी नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। देख लीजिए, अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। तो कई बार ये भी आ जाता है कि अलमट्टी बांध किस राज्य में है? कर्नाटक में। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। तो ये आप लोग याद रखेंगे। एस्पिरिन इज द कॉमन नेम। तो एस्पिरिन जो है किसका नाम है? एस्पिरिन किसका नाम है? सैलिसिलिक एसिड का, सैलिसिलेट एसिड का, मेथाइल सैलिसिलेट का या फिर एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का? तो जो एस्पिरिन है वो किसका नाम है? वो है एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। तो एस्पिरिन ये किसका नाम है? याद रखेंगे आप लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी यूज होती है? तो हरे फलों को जो है आर्टिफिशियल रिपनिंग के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन या फिर मीथेन? तो कौन सी होती है? इथाइलिन। एथिलीन या फिर इथाइलिन, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल रिपनिंग के लिए
अब नेक्स्ट जो है एसिटिलीन। एसिटिलीन कहाँ पे यूज होता है? तो ये एक रॉकेट फ्यूल में भी यूज होता है, ये भी कई बार पूछ लिया गया है, रॉकेट फ्यूल एसिटिलीन। इसके अलावा फर्टिलाइजर हिट, रॉकेट फ्यूल में यूज होता है, और इसके अलावा ये हीटिंग के लिए भी यूज हो जाता है, और वेल्डिंग के लिए भी एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये रॉकेट फ्यूल डायरेक्ट सिर्फ अकेला नहीं यूज होता है, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें मिक्स करनी पड़ती है। और मीथेन भी जो रॉकेट फ्यूल की तरह काम करता है, मीथेन भी, और ये एक फर्टिलाइजर की तरह भी काम करता है, फर्टिलाइजर इंग्रेडिएंट होता है मीथेन। तो एथिलीन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक पादप हार्मोन भी है, जिसका उपयोग फलों को जल्दी पकाने में किया जाता है। एथिलीन का जल योजन करने पर एथिल अल्कोहल मिलता है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव कौन से हैं? तो कृत्रिम वर्षा मतलब आर्टिफिशियल रेन के लिए या फिर क्लाउड सीडिंग के लिए किस किस चीज का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, बिल्कुल ठीक है। सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल ठीक है। सूखी बर्फ, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। तो अगर मान लीजिए कहीं पर बारिश नहीं हो रही, जैसे कि विदर्भ एरिया है, महाराष्ट्र के कुछ एरियाज हैं, गुजरात के कुछ एरिया जहाँ पर बारिश नहीं होती है, या फिर दिल्ली में क्या होता है, कई बार स्मोक का प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो उस समय क्या किया जाता है? कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल रेन या फिर क्लाउड सीडिंग की जाती है। तो किस किस चीजों की हेल्प ली जाती है, कौन कौन से सब्सटेंसेस की? सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है, सूखी बर्फ का यूज किया जाता है। तो उपयुक्त सभी चीजों का यूज यहाँ पर किया जाता है। अब एक चीज और आपके माइंड में आ रही होगी, अगर आप लोग यूपीएससी के लिए या फिर किसी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कि सर अगर इस चीज से सोल्यूशन हो सकता है, तो जहां पर सूखे की प्रॉब्लम है, जहां पर सूखा बहुत ज्यादा पड़ता है, तो वहां पर हम लोग ये जो आर्टिफिशियल रेन करवा सकते हैं या क्लाउड सीडिंग करवा सकते हैं। तो बच्चों ये महंगा बहुत होता है, ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। हाँ, इन केस अगर जरूरत पड़े, बहुत इमरजेंसी हो, तो ये किया जा सकता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल रेन बहुत महंगा प्रोसेस है, तो हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि लोग पानी से प्यासे मर रहे हैं तो आर्टिफिशियल रेन करवा दी जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन इमरजेंसी सिचुएशंस ये आर्टिफिशियल रेन यहाँ पर करवाई जा सकती है भारत में। तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं, जिन पर सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कृत्रिम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? तो ये आपने सुना होगा, फ्री ट्रेड गोल्डन फरमान जारी किया था। किस लिए फ्री ट्रेड का? किस राज्य ने किया था? देखिए ऑप्शन, हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा या अहमदनगर। तो किसने किया था? गोलकुंडा ने। तो सुनहरा फरमान जो है मुक्त व्यापार का किसने जारी किया अंग्रेजों को? गोलकुंडा ने। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान किनको जारी किया गया? तो अंग्रेजों को जारी किया गया। ऑप्शन में आपको वहां पर पुर्तगाल के लोग दे देते हैं, फ्रेंच पीपल दिया जाता है, डच दिए जाते हैं, डेन्स दिए जाते हैं, लेकिन मुक्त व्यापार का जो सुनहरा फरमान है वो अंग्रेजों को मिला था। गोल्डन डिक्री ब्रिटिश को ही दी गई थी। तो 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरी फरमान जारी हो गया था। इसके लिए उनको 500 पैगोडा प्रतिवर्ष देना था, 500 पैगोडास पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सलबाई की संधि जो कि 1782 के अंदर की गई थी, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, प्रथम अंगल मराठा युद्ध, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध या फिर द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध। तो इसमें देखिए, सलबाई की संधि जो है प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के अंदर की गई थी। सलबाई की संधि प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के अंदर की गई थी। अब एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? 1775 से लेकर 1782 तक हुआ था। तो जब ये युद्ध खत्म हुआ, तो सलबाई की संधि के साथ ही ये युद्ध पे विराम हुआ, ट्रीटी ऑफ सलबाई हुआ, तब ही ये जो अंगल मराठा युद्ध पर जो है विराम लगा। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर क्वेश्चंस आपको और किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ वार्स हैं, मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं वार से रिलेटेड। वार्स को नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट, पहले वार्स करवा रहा हूँ, एंग्लो मैसूर वार। एंग्लो मैसूर वार फर्स्ट कब हुई थी? 1767 से लेकर 1769 तक। सेकंड 1780 to 84। थर्ड 1790 to 92। और फोर्थ जो है यहाँ पर 1798
8 to 99, मतलब 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे, याद रखना। 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1792, 90 से लेकर 1792 और 1798 से लेकर 1799 तक 4 युद्ध हुए थे एंग्ल मैसूर। और इसके साथ एंग्ल मराठा युद्ध हुए थे 3। वो कब कब हुए थे देख लीजिए। फर्स्ट जो है 1775 से 1782 तक, सेकंड 1803 से लेकर 1805 तक, और जो थर्ड जिसको कि पिंडारी वार भी बोला जाता है, कई बार सीधा ही क्वेश्चन आता है कि पिंडारी वार कब हुई थी, 1817 से लेकर 1818 तक। ध्यान रखेंगे आप सब चीजों को। 4 एंग्ल मैसूर वार हुए थे और 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए थे। तीनों की मैंने यहाँ पर डेट, यहाँ सातों की डेट लिखवा दी है, तो आप लोग ये याद रख लेना। और मैंने हिस्ट्री के लेक्चर में करवाया था कि इस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, किस तरह से आपको याद रखना है और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से करवाई थी। यहाँ पर फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हालांकि ये सब चीजें आपको रिवीजन में होनी चाहिए, आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज करने आते हैं, तो मैं आपको फिर भी बीच बीच में चीजें रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेत और भ्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा था। तो इस संधि के कारण ही सल्सेत और भ्रोच पर जो है अंग्रेजों का नियंत्रण कायम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख या 30 लाख? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 20 लाख। तो अब देखिए, 3 स्तरीय, यहाँ पर एक बात यहाँ पर लिखा गया है, 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली। तो 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कौन सी होती है? जिसमें कि ग्राम पंचायत हो, पहली ग्राम पंचायत, ये फर्स्ट टायर हो गया। 3 टायर सिस्टम यहाँ पर बात की जा रही है, 3 टायर पंचायती सिस्टम की ग्राम पंचायत। दूसरा पंचायत समिति, आप लोग चाहें तो ये चीजें नोट भी कर सकते हैं, पंचायत समिति। और तीसरा है जिला पंचायत। जिला पंचायत, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, क्या आपके राज्य में 3 टायर सिस्टम चलता है, 2 टायर सिस्टम चल रहा है? तो कौन सा सिस्टम चल रहा है आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 3 टायर सिस्टम यूज होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है, वहां पर 3 टायर सिस्टम यूज होता है पंचायत का, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सॉरी, कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है पूछा गया, यहाँ पर नहीं नहीं लिखा हुआ, सही है। ओके, देखिए राज्य में कार्यकारी शक्ति, तो ये राज्य के बारे में पढ़ते हैं आगे। पहला ऑप्शन देखिए, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो बिल्कुल ठीक है कि जो राज्य की कार्यकारी शक्ति है वो राज्यपाल के अंदर ही निहित होती है। दूसरा पढ़िए यहाँ पर, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। तो जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज इन द स्टेट इज इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो बिल्कुल ठीक है, जो भी फैसला होता है वो पूरा मंत्रिपरिषद लेता है। कार्यकारी राज्य का जो कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है वही यहाँ पर सारा काम संभालता है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। तो मुख्यमंत्री डिसीजन लेता जरूर है, लेकिन यह राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं। डिसीजन जो है राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं, मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं लिए जाते। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। तो 1 और 2, तो केवल ए यहाँ पर इसका सही उत्तर है। देख लीजिए, तीसरा बयान सही नहीं है, क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिए जाते हैं, ना कि मुख्यमंत्री के नाम पर। तो ये हमारे थे 25 क्वेश्चंस। आप लोग अपना जो है स्कोर मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। इसके अलावा आप हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी मास्टर ऑफिशियल। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे, तो वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप पुरानी वीडियोस को देख लीजिए। प्रैक्टिस कैन मेक यू सक्सीड। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्या होता है, मान लो आप रिवीजन कर रहे हैं, जितनी मर्जी रिवीजन करते रहें। अगर आप डेली 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप लोग ये देखिए कि आपको सारी चीजें, हर एक सब्जेक्ट के एक एक दो दो क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं, मतलब दो दो तीन तीन टॉपिक डेली रिवाइज हो रहे हैं। शायद आपके पास, बच्चों के पास क्या होता है, आप लोग पढ़ते रहते हैं, मैथ्स करते रहते हैं, रीजनिंग करते रहते हैं, इंग्लिश करते हैं,
जीएस के भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने पड़ते हैं, टाइम नहीं मिल पाता कि कैसे 2 क्वेश्चन करें, कौन से 2 क्वेश्चन करें। तो सिंपल सा तरीका है, 20 से 25 मिनट का वीडियो होता है डेली। 7:30 बजे आकर मॉर्निंग में वीडियो को देख लिया करो, 7:30। 25 मिनट का वीडियो है, 8:15 तक आपका जो है, 8:15 अगर मान लो आप 7:40 पर भी शुरू करेंगे तो 8:15 पे आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। तो 20 से 25 मिनट डेली लगाओ प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, नोट्स, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ जानकारी चाहिए हो, तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमसे डायरेक्ट मैसेज में बात कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अगर आप बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफ़िकेशन भी मिलेगा। जब वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफ़िकेशन डायरेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा हमारे मंथली जो है करंट अफेयर है वो भी अपलोड किए जा रहे हैं हमारे चैनल पर, तो वो भी आप लोग आकर टाइम टू टाइम देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।